चलो भाई शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले ना आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाता हूँ। जेब में रखिए, देखो। हमने पिछली साल आप लोगों के लिए एक पॉकेट रॉकेट की किताब बनाई थी, फॉर्मूला बुक। खतरनाक फॉर्मूले थे, बहुत बच्चों को बहुत पसंद आई, मजा आया। अब की बार हमने क्या किया कि हमने एक दूसरी फॉर्मूला बुक आपके लिए तैयार करी। फॉर्मूला नहीं कह सकते, लेकिन दूसरी पॉकेट बुक तैयार करी। दोनों का नाम पॉकेट रॉकेट है। ये पॉकेट रॉकेट इंग्लिश फॉर्मूला बुक है और ये पॉकेट रॉकेट बुक है रिवीजन बुक है। मेरे भाई ये इतनी बेहतरीन बुक है, इसमें ना ग्रुप्ड वर्ड्स हमने दिए। 20-21 पेज के अंदर सिनोनिम्स है, और 20-21 इस साइज के पेज मेरे भाई। और ऐसे वाला 20 नहीं कि ये एक पेज है, ये 2 पेज गिनेंगे ना तो 20-21 पेज है, और उसमें इतने सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे कि आपका कंप्लीट सिनोनिम रिवाइज हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें वन वर्ड, इडियम सब कुछ दिया है। तो मेरे भाई ये अगर अकेली किताब मंगाओगे तो 120 रुपए की, अगर आप दोनों इकट्ठा मंगाना चाहते हो तो 180 रुपए का कॉम्बो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। जाके आज के आज और अभी के अभी आपको ऑर्डर कर लेना चाहिए, क्योंकि रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। जब पेपर देने जा रहे होगे ना और वोकैबुलरी रिवाइज करनी होगी तो जेब में रख ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जाके बेशक किसी और भाई को दे आना, लेकिन भाई बहुत अच्छी किताब आप लोगों के लिए। तो 180 रुपए में कॉम्बो अवेलेबल है, लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। द पंडित्स का ये मॉक टेस्ट जो रहता है सैटरडे दोपहर से लेके मंडे दोपहर 12 बजे तक लाइव रहता है पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे। आप जाके वहां पे एनी डे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे भाई आइए शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने, पहला आपके सामने है एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे जब भी ईच एंड एवरी अगर आपको दिख जाए सेंटेंस में तो संभवतः चांस आपको मिलेगा कि 2 जगह एरर, 3 जगह एरर आ सकता है। पहला, ईच या एवरी आ रखा है अगर, तो उसके साथ में नाउन प्लूरल करके दे देगा, तो एक तो वो एरर बन सकता है। दूसरा हो सकता है नाउन सिंगुलर कर रखा है तो वर्ब को प्लूरल कर देगा, या वो एरर होगा। अगर वो भी नहीं है तो तीसरा एरर आपका ये होगा कि आगे देयर लिख रखा होगा, उसकी जगह पर आपको हेज या हर लगाना होगा। जैसे देखा आपने ईच एंड एवरी आ गया, भाई ईच एंड एवरी आ जाए या अकेला ईच आ जाए या अकेला एवरी आ जाए, बात एक ही है। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर ईच एवरी का कुछ भी आ गया तो सब कुछ क्या आना चाहिए, सिंगुलर। नाउन कैसा है, सिंगुलर है स्टूडेंट। ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है दिस क्लास। अब आर लगा दिया जी, वर्ब प्लूरल है, यहीं पे एरर है तो इज का प्रयोग करेंगे ना कि आर का, ठीक है। बाकी हमें कुछ आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहे हैं, अ सेपरेट बेंच, एक अलग बेंच मांग रहा है हर व्यक्ति। बी ऑप्शन आपका एरर है। क्वेश्चन का लेवल क्या है, इजी, ठीक है। इजी लेवल का इस क्वेश्चन को हम देंगे कि इसको इजी है ये। आगे देखेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ये बात हमने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाई होगी कि अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, ह्यूज नंबर ऑफ हो, कोई भी हो, जब भी अ नंबर ऑफ वाला फ्रेज आएगा तो ऐसे केस में नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, आर्टिकल नहीं आएगा। ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। कोई आर्टिकल नहीं है, नहीं है। नाउन प्लूरल है, बिल्कुल है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। वॉज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अब हैव आएगा या वर आएगा, देखो आगे दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 अगर आ रखा है तो हैज हैव के साथ में अगर V3 आता है इसका मतलब वो परफेक्ट टेंस बनाता है। और इज एम आर वॉज वर अगर इनके साथ में आपका V3 आता है तो पैसिव वॉइस बनाता है। जैसे ही आप देखोगे तो पीपल मेरे भाई अप्लाई करते हैं, लोगों को अप्लाई कर दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, लोग अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, यानी कि देयर इज नो पैसिव सेंस। अगर पैसिव सेंस नहीं तो वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बी की फॉर्म है। और बी की फॉर्म के बाद में अगर पैसिव वॉइस आपका आता है, मतलब बी की फॉर्म के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस आपका बनता है। यानी कि आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे हैव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे लेवल का क्वेश्चन है, इजी है, इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें वर्ब में कंफ्यूज हो सकते थे, तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। वैसे फिर भी मैं इजी की तरफ ही इसको लेके चलूंगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही वॉज वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 5 years। हमने शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ाया है, बार बार बताया है कि सिंस या फॉर अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो सबसे पहली बात है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते ही गोली मार देना। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका नहीं आ सकता। वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे परफेक्ट मतलब चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा तो नो इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता है। दूसरा, विल आपका क्या है, आप कहोगे सर विल एक मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। हैज सिंगुलर फॉर्म है, बेस फॉर्म नहीं है, हैव बेस फॉर्म होती है, इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, भैया ही के साथ में आप हैव लगाओगे कि हैज लगाओगे, आप कहोगे सर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं ना कि हैव का। इजी क्वेश्चन है, वंस अगेन इजी क्वेश्चन। अब ये टफ क्वेश्चन कैसे हो सकता था, मान लीजिए यहां पे एक ऑप्शन विल हैव होता, ठीक है। सो मान लीजिए एक विल हैव बीन होता, जो ये वाला क्वेश्चन है ये विल हैव बीन होता, और जो बी ऑप्शन है इसमें मान लीजिए हैड बीन होता। तो अब आप बताइए एक बार क्या लगाओगे,
अगर एक ऑप्शन हैज बीन होता, एक हैड बीन होता और एक विल हैव बीन होता तो क्या लगाते? देखो मेरे भाई, मैंने बार बार आपको बताया है कि जब भी हमें परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है तो वो तीन होते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट का परफेक्ट तब लगाओगे जब सिंस फॉर के साथ में एक पास्ट का रेफरेंस और होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो दिखाता है पास्ट ऑफ पास्ट को। तो पहले पास्ट में जाओ पास्ट के रेफरेंस से और फिर पास्ट ऑफ पास्ट की बात करो, ठीक है। तो यानी कि यहां पे पास्ट परफेक्ट तब आ सकता था कि ही हैड बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 5 years व्हेन ही टर्न 35, जब वो 35 का हुआ। यानी कि कुछ ऐसा पास्ट का रेफरेंस जरूर होना चाहिए था कि जब वो 35 साल का हुआ तो वो 5 साल काम कर चुका था, तो आपका क्या आ जाता। तो इसको देख के आप क्या कहते हैं कि सर हैड बीन लगा देते हैं। यहीं पे हम ऐसे लिख देते व्हेन ही टर्न्स 35, जब वह 35 का होगा, यानी कि इसको देख के पता चल रहा है फ्यूचर है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो बेसिकली क्या आता आपका, विल हैव बीन आता। यानी कि अगर इस सेंटेंस में ये हैड बीन होता, ये विल हैव बीन होता, तो भी हमें क्या लगाना होता, तो आप कहते हैं सर हैज बीन लगाना होता, क्योंकि यहां पे कुछ भी इस तरीके का नहीं है, कोई पास्ट का रेफरेंस नहीं है, कोई फ्यूचर का रेफरेंस नहीं है। तो परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नॉर्मली अगर कोई टाइम रेफरेंस नहीं है तो आपको क्या लगाना है, तो प्रेजेंट का लगाना है। अगर सर पास्ट का रेफरेंस आ जाएगा अलग से तो आपको पास्ट का लगाना है, और अगर फ्यूचर का रेफरेंस अलग से आएगा, ध्यान देंगे फ्यूचर का रेफरेंस सामान्यतः आपका क्या होगा, कोई टाइम की क्लॉज होगी, और फ्यूचर की टाइम की क्लॉज में कभी भी सेल या विल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि व्हेन ही विल टर्न 35, गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम या कंडीशन की क्लॉजेज में कभी भी हमें सेल या विल या वुड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मेक इट वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, एकदम क्लियर कर लेंगे अपने दिमाग में। आगे देखेंगे तो उस कंडीशन में भी आपका हैज बीन आंसर होता है, ध्यान रखेंगे। ये इजी क्वेश्चन था, इसको टफ बनाने के लिए हैड बीन या विल हैव बीन लगा सकते थे। अगर यहाँ पे हैड बीन ऑप्शन होता तो आई एम डैम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे क्या सोचते, क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस में वॉज है तो टाइम नहीं चेंज करना चाहिए, इसीलिए हैड बीन मार्क कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते तो आपसे गलती हो जाती, क्योंकि अगेन पास्ट परफेक्ट वो होता है जो पास्ट का भी पास्ट होता है, और पहले पास्ट में तो जाओ तभी तो पास्ट के भी पास्ट में जाओगे। यहां पे सिर्फ एक बार पास्ट में गए, पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं गए, ठीक है। आगे देखेंगे। अच्छा मान लीजिए यहां पे एक ऑप्शन ऐसा होता, ही वर्कड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन या इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 5 years, तो क्या ये सही नहीं होता? आप कहोगे बिल्कुल सही होता। ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी चल जाता है फॉर के साथ में, तो फॉर के साथ में अगर टाइम पीरियड हो तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी आ जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज एरर फ्री अमंग द गिवन सेंटेंसेस। इनमें से कौन सा एरर फ्री है ये आपको बताना है। तो पहले 3 क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो 2 तो एकदम इजी थे, एक आप थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं। बाय द टाइम यू कंप्लीट, देखो जैसे ही देखा ना आपने बाय द टाइम, बेटा जी सबसे पहली बात ध्यान देनी है कि बाय द टाइम के साथ 2 स्ट्रक्चर आपके बनते हैं। अगर बाय द टाइम के साथ इमीडिएट जो क्लॉज है, जो बाय द टाइम वाली क्लॉज है, अगर उसमें V2 आ रखा है तो मेन क्लॉज में पास्ट का परफेक्ट आएगा, और अगर बाय द टाइम वाली क्लॉज में V1 आ रखा है तो मेन क्लॉज में फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। V1 क्यों? क्योंकि बाय द टाइम यानी कि टाइम की क्लॉज है, टाइम की क्लॉज में अगर प्रेजेंट का टेंस हम लगाते हैं, सो ऐसे केस में हमें पता होना चाहिए कि वो फ्यूचर को रेफर करता है। जैसे पिछले सेंटेंस में कहा था ना, व्हेन ही टर्न्स 35, इसका मतलब है जब वह 35 का होगा, यानी कि प्रेजेंट का टेंस टाइम की क्लॉज में किसको दिखा देता है? फ्यूचर को। सिमिलर इज द केस हियर, है ना। सो व्हेन यू कंप्लीट, ये V1 है, अगर ये V1 है इसका मतलब हम देखते ही समझ जाएंगे कि बात फ्यूचर की है, तो हमें फ्यूचर का परफेक्ट ढूंढना है। यहां पे भी V1 है, यहां पे भी V1 है, यहां पे भी V1 है, यानी कि हमें यहां पे फ्यूचर का परफेक्ट ढूंढना है। ये यस्टरडे, इसका मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हैड है, यहां पे भी हैड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सर ये है विल हैव पास्ट, विल प्लस में हैव, तो आप कहोगे ठीक है, तो ये आपका सही लग रहा है। यहां पे देखेंगे विल बी पास्ट, बेटा ये तो पैसिव है, और विल बी है, विल बी यानी कि आपका पास्ट फ्यूचर का सिंपल है ये। अब आप कहोगे सर मैं आपसे कहूं कि टेंस पहचान सकते हो कौन सा है, तो क्या पहचान पाओगे? आप कहोगे फ्यूचर का इंडेफिनिट है। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा अरे फ्यूचर इंडेफिनिट में तो विल प्लस V1 आता है, यहाँ तो है ही नहीं। बेटा देखो फ्यूचर का है, ये सेल विल से पता चल गया, सही बात है। फ्यूचर में 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो ING फॉर्म आती, क्या आपको ING दिखाई दे रही है? नहीं, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस नहीं है। दूसरी चीज आप क्या देखोगे, परफेक्ट होता तो हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, क्या यहाँ पे हैज हैव आपको दिखाई दे रहा है? द आंसर इज नो। जब ना तो परफेक्ट है ना कॉन्टिन्यूस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है क्या बच्चा? इंडेफिनिट। सो दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट। और जब भी बाय द टाइम के साथ में V1 आता है
तो फ्यूचर परफेक्ट चाहिए ना कि इंडेफिनिट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। बाई द टाइम आपका कंजंक्शन का काम करता है, यू सब्जेक्ट है, कंप्लीट आपकी V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस यू सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यू को प्लूरल ट्रीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट व्हाट, तो इसका ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट। द लास्ट डेट आपका मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है। किस चीज की लास्ट डेट है, तो ऑफ प्रेपोजिशन रिलेशन बता रहा है। सबमिशन, किसी चीज को सबमिट करना, सबमिट वर्ब होती है, उससे सबमिशन आपका नाउन बनता है। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव पास्ट। आप कहोगे सर खुद पास हो गई है क्या? देखो पास एक ऐसी वर्ब है, हम ये कहते हैं कि टाइम पास मत कर, यानी कि हम पास किसी चीज को पास करते भी हैं। यार ये चीज पास कर दियो, आगे बढ़ा दियो, पास करना है नहीं आगे बढ़ाना। और पास का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, कि समय है गुजर जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इरगेटिव वर्ब्स होती हैं, ऐसी वर्ब्स जो डूइंग और हैपनिंग दोनों चीजों को दिखाती हैं। जैसे ग्रो, हम ग्रो कर रहे हैं, हम कहते हैं यार बढ़िया ग्रो कर रहा है ये। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि यार हम देखो एक किसी पौधे को ग्रो कर रहे हैं, या हम अपनी बियर्ड को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, मूव, हम ये भी कह सकते हैं देखो हम मूव कर रहे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं देखो मैंने इस चीज को मूव कर दिया। तो ये जो इस तरीके की वर्ब्स होती हैं इनको इरगेटिव वर्ब्स बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो वैसे ही पास भी है, तो हैव पास्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसा क्वेश्चन था, अगेन मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, मतलब नॉट टू इजी और डिफिकल्ट तो था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बाय द टाइम को नाना करते करते 45 दिन मैराथन में 3-4 बार तो मैं ही बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी जो टेंस की प्रैक्टिस कराई थी मैंने, जो टॉप 50 क्वेश्चंस की क्लास कराई थी, आप में से कितने बच्चों ने देखी, एक बार अटेंडेंस लगाना। कि टॉप 50 वाली सीरीज को सब देख रहे हो ना, हर चैप्टर का प्रेपोजिशन ला रहा हूं अगला, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। और प्रीपोजिशन इस तरीके से ला रहा हूं कि जो टॉप 50 वाली वीडियो है उसके अंदर पूरा प्रेपोजिशन चैप्टर आपका न सिर्फ रिवाइज हो जाएगा बल्कि में पूरा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उस तरीके से तैयार कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा इट इज टेकिंग अ बिट टाइम, है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रमेश बिल्ट अ वॉल टू अवॉइड सॉइल बीइंग वॉश्ड अवे, मतलब वॉश अवे। देखो सेंटेंस को समझेंगे, रमेश सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिल्ट आपकी वर्ब है, V2 है। ठीक है, पास्ट की बात है। बिल्ट व्हाट, क्या बनाया, तो अ वॉल। किस लिए बनाई, वॉल बनाने का पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस, पर्पस बताने के लिए 2+V1, टू अवॉइड। टू अवॉइड किस चीज को, सॉइल को। भाई सॉइल का क्या, तो सॉइल नाउन है, नाउन के बारे में हमें जानकारी देनी है तो किससे देंगे हम, पार्टिसिपल से दे सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, एडजेक्टिव से देते हैं। तो इसके आगे अगर पार्टिसिपल से देंगे तो बी तो बेस फॉर्म है, तो बेस फॉर्म का तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है कि ये तो पैसिव स्ट्रक्चर देगा, तो वो मतलब बी को पैसिव में तो जनरली यूज नहीं करते भाई। अगर ये बी को ही पैसिव में लिख दिया, बी को ही थर्ड फॉर्म में लिख दिया, तो थर्ड फॉर्म थोड़ी उसमें आनी है, तो यहां कह सकते हैं बीइंग वॉश्ड अवे। ठीक है, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनता है, ना कि बीन प्लस V3। अब आप कहोगे सर बीन प्लस V3 भी तो पैसिव ही पढ़ा है हमने तो हमेशा। जब भी पार्टिसिपल का पैसिव पढ़ना होता है ना, मैं पार्टिसिपल का, तो वहां पे बीन प्लस V3 नहीं, बीइंग प्लस V3 आता है। ठीक है, पार्टिसिपल का जब पैसिव बनाते हैं, जैसे आपने वो वाले क्वेश्चन देखे हैं जो इस तरीके के आते हैं कि बीइंग टायर्ड, कोई व्यक्ति टायर्ड था इसीलिए ही स्लेप्ट अर्ली, बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट अर्ली। तो आप पाओगे कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल का, तो बीइंग टायर्ड जिस तरीके से है ना, वैसे ही यहां पे भी देखो बीइंग वॉश्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा ये कह सकते हैं, और अगर सिंपल तरीके से समझना है बाकी ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, सबसे पहले बीइंग के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश नहीं आ सकती है भाई। बी के साथ में अगर बी की फॉर्म आ रखी है तो V1 तो कभी नहीं आ सकता है, या तो क्या आएगा V3, और या फिर आपका क्या आएगा V1 ING। ठीक बात है मेरे भाई, V3 जब आएगा तो एक ऐसा सेंस देगा आप कहोगे सर पैसिव। ठीक है, और अगर आपका ING आएगा तो आप कहोगे कैसा सेंस देगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक बात है सर। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो वॉश लिख रखा है वो गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। अब देखो ये भी वॉश्ड है, ये भी वॉश्ड है, ये भी वॉश्ड है। अब आप देखेंगे, अब देखो भाई इसमें भी बी की फॉर्म है, इसमें भी बी की फॉर्म है, इसमें भी बी की फॉर्म है। अब ये बी की फॉर्म आई क्यों है, क्योंकि सॉइल आपका क्या है, नाउन है। सॉइल अगर सर आपका नाउन है तो इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल। मेन वर्ब की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि सॉइल अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसके लिए मेन वर्ब लगा सकते थे, लेकिन अब हमें क्या है, मेन वर्ब नहीं चाहिए तो नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें क्या चाहिए, सॉइल के बारे में बताना है कि सॉइल के साथ क्या होना है, उसको वॉश अवे ना कर दे, यही तो कहना चाह रहे हैं हम। तो सॉइल के बारे में जानकारी देनी है तो नाउन के बारे में जानकारी किससे देंगे, पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल बेसिकली आपके दो होते हैं, एक होता है वर्ब की ING फॉर्म, सर ध्यान देना, और एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ING फॉर्म में जो पार्टिसिपल होता है इसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपल, ये एक्टिव सेंस देता है। और V3 वाला जो होता है ये आपका पैसिव सेंस देता है, पैसिव पार्टिसिपल होता है।
अब एक बात बताइए, अगर आपने डायरेक्टली V3 लगा दिया तो बेटा ये भी पैसिव और ये भी, तो ये तो डबल पैसिव हो गया ना, डबल पैसिव थोड़ी लगाते हैं भाई। वॉस को पैसिव सेंस में चाहिए, बी जो स्टेट है ना उसको पैसिव चाहिए ही नहीं, इसका मतलब है ये तो डबल पैसिव बनेगा, और बी तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि पार्टिसिपल ही नहीं बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। वैसे आसान है, मैं कहूंगा ज्यादातर बच्चे सही से कर लेंगे, बेशक उनको लॉजिक भी ना पता हो ना, तो भी देख के ही फील आ जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। फिर भी मैं इसको इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। तो आपको समझ आया किस तरीके से मैंने किया कि आईएनजी में इसलिए लगाना है क्योंकि बेसिकली उसकी स्टेट बता रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से बीइंग वॉश्ड अवे, या स्टेट भी ना कह के कह सकते हैं कि सॉइल के बारे में जानकारी देनी है, डबल पैसिव यूज नहीं करना है इसीलिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आगे देखेंगे। पीपल हु लिव इन द डैश मस्ट लव हॉट वेदर। तो जो कहाँ रहते हैं? डेजर्ट में। ये तो यार उसका होमोफोन का क्वेश्चन है ना, होमोनीम का, ठीक है। तो देखेंगे, देखो एक तो ये डबल एस वाला जो डेजर्ट होता है ना, जो मीठा खाना होता है वो होता है। ये जो सिंगल एस वाला होता है ये वो डेजर्ट होता है जो मरुस्थल वाला है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये वर्ब भी होता है, जब डेजर्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, है ना। ये जो डिसर्ट है ना बेसिकली, इसका मतलब है किसी चीज को लिखना या एक्सप्लेन करना एट लेंथ, पूरे डिटेल में किसी चीज को लिखना या एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो डिसर्ट ये कोई ऐसा शब्द नहीं होता है, ठीक है। इसको जैसे असर्ट आपकी वर्ब होती है ना, असर्ट करते जाओ किसी चीज को, हाँ भाई अच्छे से कह दिया कि इस चीज को असर्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वहीं से आप याद रख सकते हैं डिसर्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो ग्रामेटिकल एरर का है नन ऑफ द वर्कर्स। भाई देखो जैसे ही आपने देखा ना, नन ऑफ आ गया, नन ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, इधर ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, नन ऑफ, नीदर ऑफ, इधर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, ठीक है, ये वाले फ्रेज आ जाए। तो इन ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं तो इनके साथ में जो आगे नाउन है वो तो प्लूरल आ जाता है। हालांकि नन के साथ तो अनकाउंटेबल भी आ सकता है, एनी के साथ भी अनकाउंटेबल आ सकता है। नीदर, ईदर और ईच के साथ तो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा अगर ऑफ आ रखा है तो इनके साथ नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर नेचर की आनी चाहिए। आगे अगर पजेसिव केस है तो देयर नहीं क्या आना चाहिए? हेज आना चाहिए। ऑफ प्रेपोजिशन जिसको ऑब्जेक्ट है दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो आर नहीं क्या आएगा? एज। आज के एरर के दोनों ही क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, ठीक है। सीरियस एडजेक्टिव अबाउट प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द न्यू प्रोजेक्ट, आपको बी ऑप्शन में आपका एरर है। काफी सारी डिक्शनरीज या काफी सारी जगह पे आपको मिलेगा कि नन के साथ में आर को प्रेफर कर दिया जाता है कि भाई नन के साथ में प्लूरल भी लगाया जा सकता है, सिंगुलर भी लगाया जा सकता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कहोगे कि नन के साथ में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, ना कि प्लूरल। कई सारी डिक्शनरीज है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि नन के साथ में प्लूरल वर्ब आ सकती है, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने गलत पढ़ रखा हो, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूंगा, बहुत ईजी नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को गलत फहमी होती है इसको लेके। सो रश्मिका, मैं तो भाई कई बार कह चुका हूँ, मेरे को लगता है नब भाई का अब ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, हर मौके में यार रश्मिका आ रहा है। हम राधिका नाम लिखें तो सारा यूट्यूब चीखने लग जाता है कि सर आप राधिका ही क्यों लिखते हो, सर आप राधिका ही क्यों लिखते हो। अब नब भाई हर बार रश्मिका लिखें तो या तो नब भाई आके बताओ कि रश्मिका काहे लिखते हो, और या फिर हम लोग तो कहेंगे, दुनिया कुछ तो कहेगी ना भाई, नहीं तो बता दो भाई फिर। मतलब कुछ गलत नहीं बोला है मैंने, क्योंकि पता नहीं क्या रिलेशन हो, ठीक है, बहन बेटी भी हो सकते हैं कोई, तो इसीलिए पहले ही क्लैरिफाई कर दो जब तक कि लोग डाउट करना शुरू करें, उससे पहले ही, ठीक है। सो रश्मिका इज सो लेजी, खास करके जब आदमी की शादी वादी ना हुई हो ना, तो कोई भी डाउट करता है फिर, है ना। तो रश्मिका इज सो लेजी, रश्मिका इतनी लेजी है, सो के साथ में दैट का पेयर बनता है, ध्यान रखेंगे एग्जाम के लिए भी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे जब सो दैट का पेयर बनता है, सो आएगा, एडजेक्टिव आएगा, दैट आएगा, ठीक है। तो आगे जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें सामान्यतः कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके के वर्ब्स आते हैं। तो रश्मिका इज सो लेजी, वह इतनी लेजी दैट सी कैन डैश फॉर आवर्स डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे घंटों लेटे रह सकती है। एक आपकी वर्ब होती है ले, ठीक है, एक आपकी वर्ब होती है लाई, ठीक है, एक दूसरी लाई और होता है, ठीक है। ये जो ले है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रख देना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही लेट होती हैं, ठीक है, सेकंड भी और थर्ड भी। ये जो लाई है इसका मतलब है लेटना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेटे हुए होना। इसकी सेकंड फॉर्म ले होती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो लेन होती है भाई, ठीक है। ये जो लाई है इसका मतलब होता है झूठ बोलना, इसके साथ में सामान्यतः लाई टू समबडी और अबाउट समथिंग, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, लाई अबाउट समथिंग, लाई टू समबडी, ठीक है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लाइड, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है। अब हमें बस ये देख लेना, सबसे पहले इस वर्ब के जस्ट बाद में क्या है? ऑन है, इसका मतलब है वर्ब कैसी चाहिए? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव चाहिए तो सबसे पहले तो ये लेड तो कैसी है आपकी?
ट्रांजिटिव है, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दूसरी चीज एक ये भी देखेंगे, कैन आपका क्या मॉडल है, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म चाहिए। अब मेरे भाई बेस फॉर्म चाहिए तो ये तो नहीं आ सकता है, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो ये तो ट्रांजिटिव में V1 है और ये इंट्रांजिटिव में V1 है, क्योंकि हमें इंट्रांजिटिव की जरूरत है ना कि ट्रांजिटिव की, है ना। हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए क्योंकि ऑन आगे आ रखा है, तो लाई ऑन बेड आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, द आइसक्रीम मशीन एट मैकडोनाल्ड्स ऑफन ब्रेक्स डैश। अब देखो ब्रेक के साथ में कुछ ये फ्रेजल वर्ब आपको बनाने हैं। मैं अब की बार मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन कैसा था, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मॉडरेट लेवल का मैं मान सकता हूँ। ठीक है, आगे, तो द आइसक्रीम मशीन एट मैकडोनाल्ड्स, मैकडोनाल्ड होता है या डोवल्स होता है, मैकडोवल्स होता है ना, ठीक है, मैकडोनाल्ड ही होता है, जो भी है, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता। ऑफन ब्रेक्स डैश। सो देखो, मान लीजिए आपको फ्रेजल वर्ब नहीं आते हैं, हैंड्स अप कर देते हैं जी, नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ तरीके सिखाए थे, अब मैं उनको लगाना सिखाता हूँ कैसे लगाना है। सबसे पहले ब्रेक इन, इन यानी इन की कोर मीनिंग क्या होती है, किसी के अंदर जाना। तो ब्रेक इन की कोर मीनिंग क्या बनती है कि ब्रेक करके अंदर चले गए कमरे वमरे में। ठीक है, ब्रेक किया अंदर, यानी कि ब्रेक इन जब जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाते हैं, ये नहीं बनेगा। आउट, जब कोई चीज आउट होती है, बाहर निकलती है, आउट यानी कि बाहर, जब कोई बाहर निकलती है तो फैलती है। तो आउट को मैंने 2-3 सेंस बताए थे, एक तो एक्सटिंग्विश का सेंस था, तो मशीन ना तो एक्सटिंग्विश होती है, ना ही मशीन में थकने का सेंस आ सकता है। ठीक है, और ना ही मशीन में बेसिकली फैलने का सेंस आ सकता है, एलिमिनेटेड। ओवर, ब्रेक और ओवर, ओवर बेसिकली जनरली जब कवर वगैरह करना होता है, वैसे ब्रेक ओवर कोई फ्रेजल वर्ब भी नहीं बनती है, क्योंकि इसके साथ कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ब्रेक होना और ओवर होना। ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ब्रेक डाउन, डाउन बेसिकली किसी चीज का नीचे गिरना, डाउन यानी नीचे, तो ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है, जो मशीन चल रही है वो ब्रेक डाउन हो गई, टूट गया, खत्म हो गया काम। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कोई मशीन है, टूटा कुछ, नीचे गिरेगा ना टूट के कुछ, बस ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन इज द करेक्ट आंसर। इमोशनल ब्रेकडाउन आपने कई बार सुना होगा कि लोगों का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। तो इवन इफ अगर आपको करेक्ट मीनिंग नहीं भी पता है तो भी आप मीनिंग गैस करके ना आंसर मार्क कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू, है ना, कि आप खुद से कर पाए। नाउ लेट्स मूव टू द क्लोज टेस्ट पार्ट। अगला आपका क्लोज टेस्ट है। अच्छा, इसका लेवल कैसा मानूंगा मैं भाई, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, लेकिन इजी ही मानूंगा मैं तो, है ना। आगे, इन द फर्स्ट हाई लेवल कॉन्टेक्ट डैश द टू कंट्रीज, भाई दो कंट्रीज के बीच में कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। सो दो कंट्रीज जैसे ही देखा ना, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, दो के लिए क्या आता है, बिटवीन आता है। बिटवीन आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो बिटवीन द टू कंट्रीज। कब से, सिंस द ऑस्टर, ऑस्टर का मतलब होता है किसी को बाहर निकाला जाना, जैसे किसी को देश निकाला दे दिया। ठीक है, किसका ऑस्टर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है इनको, पूर्व प्रधानमंत्री हो गई ना अब तो ये। ठीक है, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ध्यान देंगे, प्राइम मिनिस्टर के पहले आर्टिकल द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आगे नाम मेंशन है। जब नाम मेंशन होते हैं तो पोस्ट के साथ में आर्टिकल द नहीं आता है, जब नाम नहीं मेंशन होता है तो आर्टिकल द आता है। ठीक है, एंड कंसर्न्स इन इंडिया, तो कब से, जब से आउस्टर हुआ उनका, और जब से जो कंसर्न्स है इंडिया में ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज, जो ओवर मतलब अटैक्स हुए, किस पर अटैक्स हुए, माइनॉरिटीज पर। ध्यान देंगे, ओवर आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अटैक्स, तो अटैक्स नाउन है। अटैक जब नाउन होता है तो इसके साथ में ऑन आता है, लेकिन अटैक जब वर्ब होता है तो इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन आपका नहीं आता। किस पर अटैक हुआ है, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज यानी कि जो लोग कम संख्या में होते हैं, स्पेशली खास करके हिंदूज पे। कहाँ पे, इन बांग्लादेश। अब तक आप देखोगे ना, एक बार पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके दिखा देता हूँ। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द फर्स्ट हाई लेवल कॉन्टेक्ट, बिटवीन आपका प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द टू कंट्रीज, सिंस आपका प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द आउस्टर, ऑफ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक है, अब देखो जैसे ही देखोगे एक प्रेपोजिशन आ रखी थी, तो सिंस द आउस्टर और आगे कंसर्न्स आपका बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव बनेगा ये भी। इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, ओवर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अटैक्स, ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है माइनॉरिटीज। स्पेशली माइनॉरिटीज में डिफाइन करा गया स्पेशली, तो हिंदूज उसका बेसिकली नाउन इन अपोजिशन बोल देते हैं, इसको अपोजिटिव बोला जाता है। ठीक है, ये अपोजिटिव है। कहां पे, तो इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है बांग्लादेश। यहां तक कोई सब्जेक्ट नहीं आया, अब एक नया नाउन आता है। अब बांग्लादेश, तो यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट हो गया इनका, तो ये मोहम्मद यूनुस ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जो कि क्या है, अपने आप में हेड ऑफ द डैश, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के हेड है। कौन सी गवर्नमेंट, तो आप पाओगे इंटरिम, इंटरिम, इंटरिम। अच्छा, इंटरिम की करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, मेरे हिसाब से तो पैसेज में कहीं ना कहीं आपको दोबारा मिल सकती है। ये देखो यहीं पे दे रखे इंटरिम, INTERIM। ठीक है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन फंसे तो एक बार पैसेज पे निगाह जरूर मान लेना, अगर बाई चांस कंफ्यूजन हो तो। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। सो इंटरिम, इंटरिम गवर्नमेंट होती है जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है। ठीक है,
कहाँ पे बनाई गई? तो इन ढाका, ढाका में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो जहाँ राजधानी होती है ना वहीं पे बोला जाता है, ठीक है। अक्सर आपने जब इंडिया पाकिस्तान का जो एक अभी टेंशंस चल रहे थे, तो जिस टाइम पे ड्रोन छोड़े जा रहे थे, ड्रोन खेल रहे थे, तो न्यू, ऐसा नहीं कहते कि इंडिया ने ये किया, न्यू दिल्ली ने क्या किया। अगर आपने MEA की जो प्रेस ब्रीफिंग होती थी, वहां पे जो यूज की जाती है ना टर्म, वो इंडिया से ज्यादा न्यू दिल्ली यूज होती है, क्योंकि वहीं से सब कुछ चलता है, ठीक है। तो ये देखेंगे, ऐसे ढाका उनकी राजधानी है, ठीक है। तो आगे मोहम्मद यूनिस क्या है? कॉल्ड, आपकी वर्ब आ जाएगी, मोहम्मद यूनिस सब्जेक्ट था। कॉल्ड अप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉल अप किया बेसिकली किसको? नरेंद्र मोदी को। ही अश्योर्ड, उन्होंने अश्योर किया हिम, उनको, दैट द इंटरिम गवर्नमेंट वुड प्रायोरिटाइज, कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है तो वो प्रायोरिटाइज करेगी प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज एंड ऑल माइनॉरिटी ग्रुप्स इन बांग्लादेश। तो उनका कहना है कि देखो जी, हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये सब बड़ा प्रायोरिटाइज करेगी कि इनको प्रोटेक्शन मिले, सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले हिंदूज को और बाकी माइनॉरिटीज को। दिस इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है। गिवन यानी कि एक तरीके से मान सकते हो बिकॉज, क्योंकि दैट, आगे बता रखा है, एवर सिंस अगस्त 5, जब, मतलब एवर सिंस का मतलब है तब से, कब से? अगस्त 5 से, जब हसीना डैश टू इंडिया, जब हसीना उड़ के इंडिया आई थी, है ना, भाग के आई थी मतलब, ठीक है। हसीना वैसे एक वो पाकिस्तान से हसीना आई थी, सीमा हैदर, लोग उसके पीछे इतने भागे थे। तो देखो, एक वर्ब होती है फ्ली, फ्ली का मतलब होता है रन अवे। एक तो फ्ली के साथ में जनरली फ्रॉम लगा के एरर पूछा जाता है, तो वो फ्ली कर गई कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। तो फ्ली के साथ में फ्रॉम नहीं आता, ध्यान रखेंगे। फ्ली ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये तो पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना है तो फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगा, V2 आना चाहिए। फ्लेड इसकी V2 होती है। हैव फ्लेड तो आपका परफेक्ट टेंस बनेगा, ये तो नहीं बनना चाहिए। वॉज फ्लेड ये तो पैसिव है बेटा, उनको भगाया गया था कि वो भाग के आई थी, खुद ही भाग के आता आदमी, रन अवे। वैसे भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में यूज नहीं करना चाहिए हमको, है ना। आगे देखेंगे। एंड वायलेंस स्वेप्ट, और क्या हुआ था कि जो वायलेंस थी उसने स्वेप्ट यानी कि एक तरीके स्वीप करा बांग्लादेश को। मोदी हैज डैश कंसर्न ट्वाइस इन पब्लिक, तब से मोदी जी जो हैं वो बेसिकली 2 बार पब्लिक में क्या दिखा चुके हैं? कंसर्न दिखा चुके हैं। तो क्या कंसर्न रिफ्यूज करा है? बिल्कुल भी नहीं। डिस्गाइज यानी छुपाया है? बिल्कुल भी नहीं। एग्री करा है? भाई कंसर्न को एग्री नहीं करते, एग्री के साथ तो आगे प्रपोजिशन आता है, एग्री ऑन, एग्री विथ, एग्री अबाउट, है ना। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेस किया उन्होंने। तो मोदी हैज एक्सप्रेस्ड कंसर्न ट्वाइस इन पब्लिक। आपको सर अभी पास्ट टेंस चल रहा था, प्रेजेंट कैसे? बेटा देखो, सिंस के साथ में जो क्लॉज होती है उसमें पास्ट का इंडेफिनिट टेंस आता है, लेकिन जो मेन क्लॉज होती है उसमें या तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। यहाँ पर परफेक्ट आ रखा है क्योंकि नंबर मेंशनड है, कितनी बार कोई काम हुआ है, अगर ये नंबर मेंशन हो तो परफेक्ट आता है, अगर नंबर मेंशन ना हो या कोई रिजल्ट ना हो या कोई स्टेटिव वर्ब ना हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, ठीक है। इन पब्लिक अबाउट द सिचुएशन ऑफ हिंदूज एंड द अदर माइनॉरिटीज देयर। तो मोदी जी 2 बार चिंता जता चुके हैं। कब कब? तो ऑन अगस्त, ठीक है। तो 8 अगस्त वाइल ग्रीटिंग यूनुस, जब उन्होंने ग्रीट किया यूनुस को, ऑन टेकिंग चार्ज, कि भैया तुम चार्ज टेक कर रहे हो, तो आपको ग्रीट किया उनको, ऑफ द एंटरिम गवर्नमेंट, एंड ऑन थर्सडे। तो एक तो 8 अगस्त को और एक बेसिकली थर्सडे, व्हेन ही एड्रेस्ड, जब उन्होंने एड्रेस किया था द नेशन फ्रॉम द डैश ऑफ रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो रेड फोर्ट के किस जगह से नेशन को मतलब बेसिकली एड्रेस करते हैं? पहला गेट, क्या गेट पे खड़े होकर नेशन को एड्रेस करते हैं क्या रेड फोर्ट से? आपको ये बताना है कि मोदी जी, अच्छा ये तो शायद यहाँ पे लिख ही दिया है ना इन्होंने, इंडिपेंडेंस डे। मैं बस यही पूछना चाह रहा था आप लोगों से क्वेश्चन में कि मोदी जी लाल किले पे भाषण 26 जनवरी को देते हैं या 15 अगस्त को देते हैं? दे ही रखा है तो फिर क्या ही पूछूं, है ना। चलो, 15 अगस्त का तो आपको पता चल गया कि इंडिपेंडेंस डे को रेड फोर्ट पे देते हैं। 26 जनवरी यानी कि जो स्वतंत्रता, सॉरी गणतंत्र दिवस होता है, नॉट स्वतंत्रता, गणतंत्र दिवस जो होता है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे को मोदी जी कहां से भाषण देते हैं आपको बताना है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है, जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सो फ्रॉम द डैश, तो गेट से देते हैं? नहीं। क्या बेसमेंट में जाके भाषण देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ग्राउंड से देते हैं? नहीं भैया, ऊंची सी स्टेज होती है। एक वर्ड आपका दे रखा है रामपाट। रामपाट का मतलब क्या होता है? जो डिफेंसिंग वॉल होती है ना किसी की, उसको बोल देते हैं। तो जो वहां पे वो जो वॉल बनी हुई है ना, वहीं पे तो झंडा लगा हुआ है, वहीं से देते हैं। तो रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट का जो रैम्पार्ट है वहां से देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट, सिंपल ही था, मतलब कितना रेट करूंगा मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्वाइट ईजी, बहुत ईजी था। सेकंड क्वेश्चन क्वाइट ईजी। थर्ड क्वेश्चन
इजी टू मॉडरेट तक कह सकते हो, क्योंकि कुछ लोग इस वाले में गलती कर सकते हैं, वॉच फ्लैट लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्वाइट इजी, फिफ्थ क्वेश्चन नॉट इजी। ठीक है, इसको तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रैम्पार्ट का मतलब नहीं पता होगा, रैम्पार्ट का मतलब नहीं पता होगा, तो इसीलिए इसको तो ओवरऑल मॉडरेट मान सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन में बच्चों को कुछ को डाउट आ सकता है, मॉडरेट मान सकते हैं मॉक टेस्ट को, सॉरी इसको क्लोज टेस्ट को। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछी है, तो देखो कैसे, सबसे पहले तो इसमें लाई याद रखना है, LIE। ठीक है, फिर यू याद रख लेना आपको कि लाई करना है आपको कितनी बार, 10 बार, और किसके ऊपर, आंट के ऊपर, चींटियों के ऊपर आपको 10 बार लेटना है। ठीक है, तो लेटना है, किसको लेटना है, आपको कितनी बार, 10 बार, और किसके ऊपर, चींटियों के ऊपर। ठीक है, तब जाके लेफ्टिनेंट बन पाओगे, समझ रहे हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटना है आपको 10 बार चींटियों के ऊपर। ठीक है, याद रह जाएगी भाई स्पेलिंग। आगे देखते हैं, अपीयरेंसेस कैन ऑफन बी डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का सिनोनिम पूछ, डिसेप्टिव का मतलब है जो किसी को धोखा देते, तो वो डिसेप्टिव होता है। ठीक है, सो डिसेप्टिव का सिनोनिम पूछा, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो एंटोनिम है, रिलायबल तो एंटोनिम है। ठीक है, एक है आपका लैकेडिसिकल और एक है आपका फ्रॉडुलेंट, तो डिसेप्टिव का करेक्ट आंसर तो हो जाएगा फ्रॉडुलेंट। लेकिन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना, नेगेटिव वर्ड है, हिंट आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, एक्सपंज करना। एक्सपंज का मतलब जानते हैं, निकालना, किसी चीज को निकाल देना। तो इसका क्या पूछा है मेरे भाई, एंटोनिम। तो क्वेल करना, क्वेल करने का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, तो नहीं, प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है, शांत। डिप्रेस्ड, जो डिप्रेशन में चला जाए। इंसर्ट करना, किसी के अंदर कुछ डालना। ठीक है, तो इंसर्ट, इंसर्ट का एंटोनिम इजेक्ट भी हो सकता है ना, आगे देखेंगे। तो एक बार वोकैबुलरी को तो रेट कर लेते हैं, क्या है स्पेलिंग, कंफ्यूजन हो सकता है, मॉडरेट मान सकते हो। और डिसेप्टिव वाला भी सिंपल ही है, मतलब इजी। एक्सपंज वाले को मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा वर्ड ठीक ठाक है, इसमें एक तो क्वेल में डाउट आ सकता है बच्चों को, और एक्सपंज में खुद भी आ सकता है, सो मॉडरेट। ठीक है, अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कॉच पोटैटो। ये तो मैंने बहुत बार बताया ना आपको, 2 ईडियम आपको बताए जाते हैं, एक तो हॉट पोटैटो और एक कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो बेसिकली क्या है, जो आलसी आदमी होता है, टीवी देखता रहता है पूरा दिन, और कॉच पोटैटो देखता क्या है, कॉच पोटैटो देखता है हॉट पोटैटो, यानी कि जो मुद्दे गर्म हो रहे होते हैं ना, डिबेट। भाई आदमी पड़ा पड़ा टीवी में क्या देखेगा, न्यूज देखेगा, न्यूज में क्या है, वो मुद्दे चल रहे होंगे, तो वो देखता क्या है, हॉट पोटैटो। न्यूज में जो भी चीजें चल रही है वो क्या है, हॉट पोटैटो। तो जिस चीज को हर जगह डिस्कस किया जा रहा है वो है हॉट पोटैटो, और जो लेजी आदमी है वो है आपका कॉच पोटैटो। नेक्स्ट देखेंगे आगे, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का सिनोनिम पूछा, कॉच पोटैटो वाला भी इजी ही है, तो डेट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक। ठीक है, हानिकारक का क्या पूछा, सिनोनिम पूछा है, तो हार्मफुल, सिंपल है। तो कैसा लेवल मानेंगे इसका, आई वुड से इजी। अगेन अगला, मैनी किड्स सफर फ्रॉम एक्ने एंड एंगस्ट। देखो वैसे एक्ने और एंगस्ट, एक्ने तो ये होते हैं ना जो वो हो जाते हैं ना, दाने वाने से जो हो जाते हैं, उनको ही एक्ने बोलते हैं। एक्ने क्रीम आती है बहुत सारी, आपने सुना भी होगा, है ना। तो वैसे जनरली जब एक्ने होते हैं ना, तो अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है, तो वही चिड़चिड़ाहट जो है ना वो एंगस्ट होती है, गुस्सा। सो इसका बेसिकली क्या पूछा, एंटोनिम। सो बर्डन तो बेसिकली जब बोर होता है आदमी। ठीक है, प्रोबिटी, सच्चाई एक तरीके से किसी चीज की, जब प्रॉब करते हैं तो खोज कर, मतलब किसी चीज में इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, डिलीजेंस बेसिकली जो कोई आदमी मेहनत से, ईमानदारी से कोई काम करता है। कंपोजर बेसिकली जो आदमी शांत होता है, तो एंगस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंपोजर। ठीक है, आगे, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मेनी आइलैंड्स, क्या बोल देते हैं मेरे भाई, भाई ऐसी जो लार्ज बॉडी होती है ना, मतलब जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ जाता है। समटाइम्स इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, तो आप आसानी से कह दोगे क्या होता है आपका, आर्किपेलागो। कैसा क्वेश्चन है, मॉडरेट मान सकते हैं आप, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, है ना। आगे, द कैंडिडेट्स ओपोनेंट्स आर बिजी लुकिंग फॉर चिंक्स इन हिज आर्मर। चिंक, देखो आर्मर जानते हैं ना, जो युद्ध के टाइम पे आदमी पहन लेता है वो आर्मर होता है। ठीक है, अगर वो आर्मर होता है तो उसके बाद में चिंक्स, उसमें क्या होते हैं, कमियां, खामियां। और अगर आर्मर में कमी है, इसका मतलब अगर उस जगह को टारगेट करा जाए तो आदमी को चोट पहुंचाई जा सकती है, नुकसान, तो वही वीकनेस कह सकते हैं। तो ओल्ड फैशन्ड नहीं होगा, चांस टू इंटरप्ट नहीं होगा, अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, सही बात है, ये करेक्ट आंसर है। देखो आज मैं बाकी के ऑप्शंस को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ,
यूजुअली आप पाते हो कि मैं एक एक ऑप्शन को बड़े डिटेल में समझाता हूँ, पूरे वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम भी बताता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में ना आप बाकी ऑप्शंस पे ध्यान भी नहीं देने वाले हैं। तो जो आपकी अप्रोच है उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखो कहना बहुत आसान है, आपको सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ये सब कह देंगे कि एक एक ऑप्शन को देखो, सबको एलिमिनेट करो, सारी चीजें ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें ऑप्शन पे हम 100% श्योर है ना, तो हो सकता है बाकी ऑप्शन को बिना देखे भी निकलना पड़े। जैसे आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या होता है, कि पहले को होता है यार, सब जानते हैं, तो निकल जाओ आगे, छोड़ो बाकी सब क्या है, एस्थमस क्या है, हिंटरलैंड क्या है, सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्या होता है एस्थमस, वो जो दो जल संधियों को मतलब दो लैंड उसको जोड़ती है ना, उसको बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखो, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग को क्या बोल देते हैं भाई, जो अच्छा वक्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, जो वक्ता अच्छा होता है उसको इलेक्वेंट स्पीकर बोल देते हैं। तो इलोक्यूशन बेसिकली क्या हो जाता है, उसी की नाउन फॉर्म है। ठीक है, इलोक्वेंट आपका एडजेक्टिव है, इलोक्यूशन बेसिकली उसी की नाउन फॉर्म है। गैरुलस जो बहुत बात करता है, गुलिबल बेसिकली जो इजीली डिसीव्ड है। देखो इसमें आपको डाउट हो सकता है, तो ये सारे देखने चाहिए। टी टोटलर बेसिकली दारू वारू नहीं जो पीता है बिल्कुल भी, वो होता है टी टोटलर। आगे देखेंगे, तो डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, पुलिस को भैया रॉबरी के बारे में आपको नहीं बताना, ये आपका पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस को बेसिकली मतलब एक्टिव वॉइस है, पैसिव में बदलना है। तो ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली किससे बनाए जाते हैं, लेट से। पहला ऑप्शन देखेंगे, द पुलिस डू नॉट बी इन्फॉर्म्ड। बेटा डू को हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, डू डज डिड को है ना। आगे, द पुलिस नॉट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। पहली बात तो नीड के पहले नॉट आएगा, तो यहाँ पे एक और हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये वैसे ही गलत हो गया। आगे, लेट द पुलिस बी नॉट इन्फॉर्म्ड। बेटा ये जो नॉट है ना, ये बी के पहले आना चाहिए, ना कि बी के बाद में। तो लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड, ये आपका आना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट। तो कौन सा बचा ये, अच्छा इसमें भी क्या कर रखा है, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। कायदे से ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गिवन सेंटेंस में से चूज करना है तो ये करना है। ये एक ऐसा मिस्टेक है जो अक्सर करके आपको मिलेगा, हालांकि मिस्टेक भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली, ये आर्काइक यूज है इंग्लिश में। देखो अगर हम मॉडर्न और स्टैंडर्ड ग्रामर की बात करते हैं, सो व्हाट इज स्टैंडर्ड यूज, पहले लेट आता है, ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका नॉट आता है, इसके बाद में आपका V1 आता है, जो भी आगे स्ट्रक्चर होगा वो सब आता है। दिस इज द स्टैंडर्ड यूज। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूज है और ये इसी तरीके से आता है आपका। लेकिन अगर हम अर्काइक यूज की बात करते हैं, जो पुराने टाइम पे चलता था, या जो बहुत सारे शेक्सपियर के राइटिंग्स में पाया जाता है, पुराने टाइम के जो राइटिंग्स हैं उनमें खास करके पाया जाता है, तो आप पाओगे कि इसको कई बार ऐसे भी यूज कर लिया जाता है कि लेट आ जाता है, फिर नॉट आ जाता है, और फिर आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट आता है। इट कैन वर्क, लेकिन दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही एरर डिटेक्शन में होता, तो एसएससी कहता है कि ये गलत है जी, इसको यहां नहीं यहां लगाओ, लेकिन यही अब वॉइस में, तो एसएससी कह देगा कि चल जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जहां पे ये इस तरीके से भी दिया गया है कि जहां पे इसको ऑब्जेक्ट से पहले लगा रखा है, और वैसे भी है जहां पे ऑब्जेक्ट के बाद में, तो जहां पे ऑब्जेक्ट के बाद में उसी को एसएससी ने सही आंसर माना है, तो दैट्स दी करेक्ट आंसर। तो मैं कहूंगा कि इसमें एरर मान सकते हैं, चारों में से कोई भी एग्जैक्ट करेक्ट तो नहीं है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस में से अगर एक चूज करना है, सो बी इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर, बिकॉज ये एक अर्काइक यूज है जो कि स्टिल कई जगह पे एग्जिस्टेंस में पाया जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, सो चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। नरेशन चेंज करना है। मोहन स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ ट्रेन। देखो ये पास्ट की एक घटना है, वाइल ट्राइंग, वैसे तो वाइल के साथ में अगर आईएनजी आ गया है तो ये पास्ट का सिंगल एक्शन रह गया। जो असली दिक्कत पैदा होती है ना, वो तब पैदा होती है जब पास्ट का डबल एक्शन आ जाता है, तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि क्या चेंज करें टेंस और कब नहीं करें। एसएससी को भी खुद समझ नहीं आता है। सीपीओ 2023 मेंस में क्वेश्चन पूछा जहां पे टिल के साथ में पूछा था। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था कि कोई ही केप्ट वॉचिंग टेलीविजन, मतलब सी केप्ट वॉचिंग टेलीविजन टिल हर मदर एक्सप्लोडेड। ठीक है, तो इस तरीके से था, तो वहां पे दो पास्ट की घटनाएं थी, एक को भी चेंज नहीं करा, बट जो एग्जैक्ट रूल होना चाहिए। इसके अलावा एसएससी ने 8 अगस्त 2022 को जो मेंस का पेपर हुआ था, सीजीएल मेंस 2021 वाला पेपर जो था 8 अगस्त 2022 को हुआ था, एक ही शिफ्ट में हुआ था जब 200 नंबर का हुआ करता था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था नरेशन में, रूही स्लिप्ड वाइल सी वॉज ट्राइंग टू बोर्ड द बस या ट्रेन जो भी दे रखा था उस जगह पे, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, और इसका जो करेक्ट आंसर माना था वही माना था कि स्लिप्ड को हैड स्लिप्ड करना है, और वाइल ट्राइंग टू बोर्ड द बस, वाइल सी वॉज ट्राइंग टू बोर्ड द बस, उसको वैसे ही रहने देना है। तो एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, कब आपको चेंज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, तो मैं बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं आपको। अगर पास्ट की 2 क्लॉजेस दे रखी हैं सेंटेंस में,
मेन क्लॉज को चेंज कर लेना चाहिए। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, खास करके टाइम क्लॉज है, अगर अदर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है ना तो दोनों चेंज हो सकती हैं। लेकिन अगर टाइम की क्लॉज है तो कोई भी टाइम की क्लॉज है तो ऐसे केस में उसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर नॉर्मल क्लॉजेज हैं, रीजन की, रिजल्ट की, उस तरीके की, तो कोशिश करो एक को भी चेंज मत करो अगर ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि दो पास्ट परफेक्ट अपने आप में ऑकवर्ड लगते हैं। अगर दो पास्ट सिंपल आपको दे रखें और उनको चेंज करवाए तो दो पास्ट परफेक्ट अपने आप में क्या हो जाएंगे, वो खराब स्ट्रक्चर होता है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में क्योंकि दोनों को सेम टाइम का भी हमें रखना है, तो ऐसे केस में दोनों को ही चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर अदर कंजंक्शन है तो दोनों में से किसी को चेंज मत करो। अगर यस टाइम का कंजंक्शन है तो टाइम की क्लॉज को चेंज मत करो, मेन क्लॉज को चेंज कर दो। यहाँ पे आपका क्या है, टाइम का कंजंक्शन है तो मेन क्लॉज को चेंज कर देना चाहिए, स्लिप से हैड स्लिप्ड कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सेज कर रखा है इसीलिए गलत है, यहाँ पे टोल्ड कर रखा है इसीलिए गलत है, सैड है, यहाँ पे हैड स्लिप्ड है, यहाँ पे स्लिप्ड है, तो हैड स्लिप्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो पूरे क्लॉज नहीं दे रखी है, इसके आगे डायरेक्ट आईएनजी दे रखा है, लेकिन मान लीजिए पूरी क्लॉज भी होती ना तो भी आपको सिर्फ ये चेंज करना चाहिए था। टाइम की क्लॉज सामान्यतः चेंज नहीं होंगे टेंस। तो अगर पास्ट के दो एक्शन है, एक टाइम क्लॉज में एक मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज को परफेक्ट में ले जाओ, टाइम क्लॉज को इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस जिसमें दे रखा उसी में रहने दो। ठीक है, बाकी मेरे भाई अगर आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ना चाहते हो ढंग से तो आप तैयारी कर सकते हो हमारे इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच से। और मेरे भाई आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खास चीज हमने अभी अभी नई लॉन्च करी है, वो है आपके लिए अभ्यास्त्र। अभ्यास्त्र से प्रैक्टिस जरूर कर लो। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस की थोड़ी भी कमी रह रही है तो अभ्यास्त्र आपके लिए ना बेस्ट चीज है, आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। बाकी मेरे भाई हमारा वीओडी बैच से आप डिटेल में तैयारी कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, आपके पास में एक पॉकेट रॉकेट जरूर होनी चाहिए, जो कि कौन सी है, आपकी वोकैब की, और एक पॉकेट रॉकेट आपकी और हमारी जो पहले आती थी वो आपकी इंग्लिश फॉर्मूला बुक। तो जिस तरीके से फॉर्मूला बुक हुआ करती थी वैसे ही आपकी वोकैबुलरी की भी पॉकेट रॉकेट आपकी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे जाइए आज ही के आज, इन दोनों किताबों को अगर आप इकट्ठा मंगाना चाहोगे तो 180 रुपए में आपको विथ डिलीवरी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो जाइए फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि ऑफर लॉन्चिंग ऑफर है, उसके बाद में ये हट जाएगा। तो अगर 180 रुपए में दोनों किताब लेना चाहते हैं, क्योंकि देखो इस किताब में भी 200 से ऊपर पेज है, इसमें भी 200 से ऊपर पेज है, और भाई इतना बढ़िया रिवीजन का जुगाड़ कहीं नहीं हो सकता है। जेब में रख के या जैसे भी आप रिवीजन करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, तो वो इस किताब से कर लो। वोकैबुलरी का और ग्रामर का इस किताब से कर लो। ठीक है, तो दोनों किताबें मंगा लें। इंडिविजुअली मंगाओगे तो ये आपको 120 के करीब पड़ेगी और ये आपको 140 के करीब पड़ेगी। ठीक है, बाकी अवेलेबल दोनों है फ्लिपकार्ट पे। बाकी अभ्यास, संजीवनी, रामबाण सब अवेलेबल है, लेकिन पेपर के टाइम पे अगर आपको करना है तो सबसे बेहतरीन आपके लिए यही है। ठीक है, बाकी मेरे भाई सारे लिंक वगैरह आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपके लिए बहुत कुछ रहता है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।